हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। फिर से एक बार फिर से शुरुआत की जा रही है प्रैक्टिस बैच की। अब जो हमारा टारगेट होगा, अभी तक जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो यूपी पेट को लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब जो टारगेट हम लोग करने जा रहे हैं वो आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनके ऊपर टारगेट करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रैक्टिस हम किन किन वैकेंसीज़ के लिए इस टाइम करने जा रहे हैं। जो मेन वैकेंसी इस समय आपकी चल रही है या आने वाली है या जिनका पेपर लगा हुआ है, तो उन वैकेंसी को लेके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मैथ और रीजनिंग दोनों की प्रैक्टिस क्लास ही होगी, क्लासेस नहीं चलेंगी, क्योंकि सिलेक्शन जो है आपका वो सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ अगर किसी से होना है तो वो प्रैक्टिस से ही होना है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तब तो आप सिलेक्शन पा जाओगे, वरना सिलेक्शन होने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। जितने भी बच्चे ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, जितना ज़्यादा एसटी देते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो सिलेक्शन पाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस की जो हमने टाइमिंग रखी है, शाम को 9 बजे शाम को 9 PM पे जो होगी वो रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी, रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास चलेगी, और सुबह 8 AM पे मैथ की प्रैक्टिस क्लास चलेगी। और प्रैक्टिस का जो मेन टारगेट होगा वो हमारी जो वैकेंसीज होंगी, जैसे कौन कौन सी वैकेंसीज प्रेजेंट टाइम में है, जैसे CGL 2022 प्री तथा मेंस दोनों को टारगेट करते हुए चलेंगे, ठीक। SSC GD 2022 जिसका पेपर जनवरी में होना है और इसका प्री जो है दिसंबर में होना है। UPP जो आने वाली है 2022 की वैकेंसी, ठीक। UPP जो आने वाली है, इसके बाद जब CHSL आने वाली होगी उसकी MTS, इन सभी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ की। मैथ का जो प्रैक्टिस क्लास चलेगा CGL, GD, UPP, CHSL, MTS, इन सारी वैकेंसी को टारगेट करते हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में सिर्फ वही प्रश्न लिए जाएंगे जो पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर पेपर में आपके 25 प्रश्न आते हैं, 25 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी बच्चों के लिए मुश्किल करता है, जो सभी बच्चे उसको छोड़ते के बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है। तो जो ये 5 प्रश्न छूट जाते हैं, ये मेन कारण है हम लोगों ने पेपर के आए हुए प्रश्न पे प्रैक्टिस नहीं की। अगर हम लोग पेपर के आए हुए प्रश्न को सॉल्व करते रहेंगे तो हमारा माइंडसेट पेपर में प्रश्नों पे अच्छे से बन सकता है कि पेपर कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस सिर्फ हमें यही सीखने को मिलता है कि पेपर में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो 2022 में जितने भी ये पेपर के फॉर्म्स आने वाले हैं, फॉर्म आ चुके हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस में क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा, नॉर्मल लेवल के प्रश्न नहीं रहेंगे। नॉर्मल वाले तो सभी बच्चे लगा लेते हैं। जैसे अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हम लोग किन वैकेंसी को टारगेट लेके प्रैक्टिस करेंगे। पहला तो CGL में प्री और मेंस, इस बार दोनों में रीजनिंग आनी है, प्री और मेंस। प्री में 25 क्वेश्चंस आएंगे और मेंस में 30 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टोटल CGL में इस बार आपके 55 प्रश्न आने वाले हैं CGL में। तो रीजनिंग एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा आपके पेपर में, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्री और मेंस में मिला के। तो रीजनिंग को अब हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। CGL में रीजनिंग भी सबसे इम्पॉर्टेंट हो गई है, जैसे मैथ और इंग्लिश थी। पहले हम लोग मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि मैथ और इंग्लिश का ही पोर्शन मेंस में आना था, तो प्री में हम लोग उतना पढ़ लेते थे कि प्री निकल जाएगा। लेकिन अब मेंस में जब से रीजनिंग को भी 30 नंबर के लिए 30 क्वेश्चन उन्होंने अप्लाई कराया है, तो रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। फिर अभी आपका जो वीडियो का पेपर होना है 2022 में, जो एक पेपर कैंसिल हो गया था, वो पेपर होना, उसको टारगेट करेंगे इसी क्लास में रीजनिंग के, ठीक है। SSC GD का जो पेपर होना है जनवरी में, उसको टारगेट करेंगे। UPP का जो पेपर होना है उसको टारगेट करेंगे। MTS का पेपर होना है उसको टारगेट करेंगे। स्टेनोग्राफर का पेपर होना है उसको टारगेट करेंगे। जितने भी इधर पेपर होने वाले हैं
सभी को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस की जाएगी। और प्रैक्टिस में प्रश्न अच्छे लेवल के होंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नॉर्मल लेवल के प्रश्न प्रैक्टिस में नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न सभी लोग लगा लेते हो। जो प्रश्न कठिन होंगे, जो हम लोग पेपर में छोड़ते हैं, हम सिर्फ उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, नॉर्मल प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। जितने भी नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, आसान लेवल वाले प्रश्न होंगे, उनको हम लोग अपनी प्रैक्टिस क्लास में शामिल नहीं करेंगे। हम लोग वही प्रश्न लगाएंगे जिनका लेवल अच्छा होगा, जिनको लगाने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न तो सभी बच्चों का जो प्रैक्टिस क्लास में है, जो लोग पहले से पढ़ रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोग पहले से ही तैयार करके आए हो, चैप्टर्स आपका क्लियर है, क्योंकि प्रैक्टिस वही कर सकता है जो चैप्टर जिसको आते हैं, जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। प्रैक्टिस में सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि इतने बड़े प्रश्नों को कैसे किया जाएगा, कैसे आसानी से सॉल्व किया जाएगा। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की क्लास से आज शुरुआत करते हैं, कल से मैथ की क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस सब लोगों को करना है, किसी को क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन अगर होगा तो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, पढ़ने से कभी नहीं होगा। जो पढ़ते हैं वो जीवन भर पढ़ते रह जाएंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे वो जॉब पा जाएंगे। तो प्रैक्टिस क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको करना है, और प्रयास ये करना कि पहले आप प्रश्न लगाइएगा, बाद में हम जवाब देंगे। तो रीजनिंग की क्लास है आज, और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। जितने भी प्रश्न आज की क्लास में हैं वो CGL टियर 1 के हैं। CGL टियर 1 के आए हुए 2021 के प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे प्रश्नों से हमें नए मेथड सीखने को मिलेगा। देखिए, अच्छे लेवल के प्रश्न करने से हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि अच्छे मेथड कैसे लगाते हैं अच्छे प्रश्नों में। जो 25 प्रश्न आपके पेपर में आने हैं, 25 में 20 प्रश्न हमेशा आप लगा ले जाओगे, हमेशा। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, थोड़ी भी बहुत भी एक आध साल पढ़ाई किए हो, तो 20 प्रश्न आराम से लगा ले जाओगे। लेकिन जो 5 प्रश्न होते हैं, इनको लगाने में प्रॉब्लम आती है। इन्हीं 5 प्रश्न को हम लोग टारगेट करेंगे। हमारा इन 20 से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है इन 5 से। क्यों? सिलेक्शन जो होना है वो 20 सभी लोग लगाएंगे, उससे सिलेक्शन नहीं होना, उससे जॉब नहीं मिलनी है। अगर जॉब मिलनी है तो इन 5 प्रश्नों से मिलनी है। तो इन 5 प्रश्नों को हम लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे कि हमारे जब पेपर में हम लोग बैठे हैं तो 25 में 25 प्रश्न होने चाहिए, 25 में 20 नहीं। तो 25 से 25 करने के लिए हमें अच्छे प्रश्न पे अच्छे मेथड सीखने होंगे कि कौन से नए मेथड हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बेहतरीन मेथड को सीखने वाले हैं, बेहतरीन प्रश्नों के साथ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला प्रश्न आपके सामने है और कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। CGL टियर 1 2021 के पेपर का है हुआ। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न होंगे CGL टियर 1 2021, ठीक है, खतरनाक प्रश्न। चलो भैया जल्दी से सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करिए और बताइए कि आंसर क्या बन सकता है। इन्होंने गैरेज की जो कोडिंग की है, गैरेज की क्या कोडिंग की है? 10 10 21 10 10 14, ये इन्होंने गैरेज को कोडिंग कर रखा है। फिर इन्होंने दिया मीडिया को इन्होंने क्या कोडिंग किया है? मीडिया को इन्होंने कोडिंग किया 16 14 07 1810, ये इन्होंने मीडिया की कोडिंग की है। और इन्होंने हमसे पूछा क्या है? डायग्राम की कोडिंग क्या होगी। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है। देखिए बेटा, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मेरे माइंड में एक बात जाती है कि सर अगर इसकी हम लोग प्लेस वैल्यू पुट कर लें, जी की, ए की, आर की, ए की, जी की, ई की, तो हमारे माइंड में एक बात जाती है कि सर जी का 7 होता है और 7 दूनी 14, 7 का 2 टाइम्स कर दिया जाए, 7 2 जा 14, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ए का 10 कर रहा है। नहीं बेटा, यहाँ पे तो कर रहा है, लेकिन अगर आप आर पे जाते हो तो आर का 21 नहीं हो सकता, 18 2 जा 36 होता है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। या हम ए पे आ जाए तो ए की जो प्लेस वैल्यू है 1 होती है, और 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 2 आएगा। अब बेटा यहाँ पे सबको प्रॉब्लम आई इस प्रश्न में,
क्यों? अब समझिएगा इसमें है क्या। इसमें बेटा ये है कि देखो ए को इन्होंने 10 लिखा है। अब देखिए ए यहाँ पे कॉमन, ए देखिए यहाँ पे भी, तो ए को यहाँ पे भी 10 लिखा गया। यहाँ पे आइएगा देखिए ए को यहाँ पे भी 10 लिखा गया है। मतलब इन्होंने क्या किया है, वैल्यू को अपने आप इन्होंने नंबर्स दे दिए हैं। इन्होंने क्या किया, जो अल्फ़ाबेट थे उन्हें इन्होंने अपने आप वैल्यू दे दी है कि ए को 10 कहते हैं अपने मन से। जहाँ जहाँ पे ए है देखो वहाँ सब जगह इन्होंने 10 ही कहा है। मतलब ये वैल्यू जो है उस अल्फ़ाबेट के सामने लिखी हुई है, वो वैल्यू उन्होंने अपने मन से दी। जैसे देखिए यहाँ पे जी को 10 कहा, तो देखिए यहाँ पे भी जी को 10 ही कहा है, कहा ना। देखिए यहाँ पे ई को 14 कहा है, तो यहाँ पे भी ई को 14 कहा है, कहा ना। तो मतलब अब कुछ नहीं करना है, उस अल्फ़ाबेट के सामने की वैल्यू हुई आपको आंसर में पुट करनी है। डी की कितनी, 07 है। मैच करा लेते हैं सीधे ना। चलिए डायग्राम की, डी की 07 लिख ही देते हैं। डी की कितनी है, 07 है। आई की कितनी है, 18 है। ए की कितनी है, 10 है। जी की कितनी है, 10 है। आर की कितनी है, 21 है। ए की 10 है। एम की कितनी, 16 है। ये ऑप्शन मैच कराइएगा, कहाँ पे है, 07, 18, 10, 21, 10, 16। ये डी वाला आंसर, चौथा नंबर वाला आंसर। बात समझ गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न था। क्या था, उसके सामने ही अल्फ़ाबेट के सामने ही इसकी वैल्यू उन्होंने खुद दी है, उसी वैल्यू को आपको पुट करना है, कोई अपना नियम नहीं लगाना है। बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना था। CGL Tier 1 में पूछा गया। चलें अगले प्रश्न बढ़े। आइए, कहा है पैसिफाई को ये लिखते हैं क्या, PACIFY। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है, और इसको लिखते हैं KUXCUS। इसको ये लिखा जाता है। फिर क्या कहा, मेरिट। मेरिट को क्या लिखते हैं, बस समझ लीजिए जल्दी से। आप एक बार लगाने का प्रयास भी करते रहिए कि शायद आपसे भी लग जाए। और हमसे पूछा क्या, इंसल्ट को क्या लिखेंगे। इंसल्ट मत कराइएगा, सभी लोग लगाइएगा। बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे ना। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग। ये 16 पे, ये 1, ये 3, ये 9, ये 6 और ये 25। ये कितने पे, के कितने पे, 11 पे ना। ठीक है, U 21, X 24, ये 3 पे, ये 21 पे, और ये कितने पे, 19 पे। ठीक, अब बात समझिएगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोडिंग में ये क्या कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा सबसे पहले कि कोडिंग का नियम क्या लगाया है। एक मिनट भैया, आप लोग ट्राई करिए जल्दी से। चलिए समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या किया गया, नियम बताया जाए। चलिए देखिएगा भैया, इसमें क्या किया गया, इन्होंने 16 को 11 कैसे लिखा, ये बात आपको समझनी होगी। 3 को 24 लिखा है, इस बात को आपको समझना होगा। 6 को 21 लिखा, इस बात को भी समझना होगा। हमने जितने में लाइन खींची है उस बात को समझिएगा। अगर कहा जाए ये पहला वाला शब्द है, 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे ये वाला, 3 नंबर पे ये वाला, 5 नंबर पे ये वाला, जो इनका वैल्यू है, ये वैल्यू पे ध्यान मत दीजिएगा। 16, 3, 6 पे उस वैल्यू को भूल जाइए। हमने कहा ये कौन से नंबर पे, तो आप कहोगे सर ये पहले नंबर पे। P पहले स्थान पे आया तो पहले नंबर पे। C तीसरे स्थान पे आया तो तीसरे नंबर पे। F 5वें स्थान पे आया तो 5वें नंबर पे। तो 1, 3, 5 ये कैसे हैं, ये ऑड नंबर हैं। 1, 3, 5 ऑड नंबर हैं। जितने ऑड प्लेस पे हैं उन सब का अपोजिट लिखा गया है। अपोजिट में क्या होता है, दोनों शब्दों के प्लेस वैल्यू का योग 27 होता है। दोनों शब्दों के प्लेस वैल्यू का योग क्या होता है, 27 होता है। बात समझिएगा, ये पहले स्थान पे आया, ये तीसरे स्थान पे आया, ये 5वें स्थान पे आया।
1 3 5 ये तीनों ऑड नंबर हैं और जितने ऑड प्लेस पे हैं उनका अपोजिट लिखा गया। 16 11 27, 24 3 27, 21 6 27। समझ गए? जितने ऑड प्लेस पे हैं उनका क्या किया गया है, अपोजिट लिखा गया। अब आइएगा यहाँ पे आइएगा ऑड प्लेस पे, ये वाला ऑड प्लेस पे है पहला, तीसरा, पांचवा, ये ऑड प्लेस में है। तो आई का अपोजिट कितना होगा, आर। एस का अपोजिट कितना होगा, 19 8, एच होगा। यहाँ पे क्या होगा, एच होगा। एल का अपोजिट कितना होगा, ओ होगा। ये इनके हमने अपोजिट लिख दिए जो ऑड प्लेस पे थे। अब जो इवन प्लेस पे हैं तो देखिएगा इसमें से 6 माइनस किया गया, फिर इसमें से देखिएगा 6 माइनस किया गया, इसमें से देखिएगा 6 माइनस किया गया। मतलब जो ऑड प्लेस पे थे उनका अपोजिट लिखा गया है और जो इवन प्लेस पे हैं उनमें से -6 किया गया है। तो आप भी इन सब में -6 करोगे, इसमें -6 करोगे तो 14 से 6 जाएगा, 8 आएगा, 8 पे क्या होगा, एच। 21 से 6 जाएगा, 15 पे क्या होगा, ओ। ये होता है 20 से 6 जाएगा, 14 पे क्या होता है, एन। देखिए कोई आंसर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को छोड़ दिया था पेपर में। बहुत ही शानदार प्रश्न है क्योंकि ये क्वेश्चन शायद इस लेवल का प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न, इस मेथड का प्रश्न आप पहली बार पढ़ रहे होंगे कि इस तरह प्लेस वैल्यू पे भी काम कर सकता है। क्या प्लेस वैल्यू नहीं, प्लेस पे काम कर सकता है, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा ये ऑड नंबर पे हैं। ये जो P है ये पहले नंबर पे आया तो ये ऑड है, C तीसरे नंबर पे आया तो ऑड है, F पांचवें नंबर पे आया तो ये ऑड है। और ऑड वैल्यू में क्या किया गया है, उनका अपोजिट लिखा गया है। और जो इवन प्लेस पे आए हैं उनमें क्या किया गया, -6 किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न बेटा। चलें आगे बढ़ा जाए। देखिए 2 ही प्रश्न अभी पढ़ाए गए हैं। हमने कहा है कि जो प्रैक्टिस क्लास होगी, रीजनिंग की हो या मैथ की हो, उसका लेवल बहुत शानदार होगा। ऐसे प्रश्न जो नए नए मेथड के साथ चलेंगे, नए नए तरीके के साथ चलेंगे। चलिए आइए अगला सॉल्व करते हैं। दिया है यकृत, लीवर। यकृत का संबंध हेपेटोलॉजी से है, हेपेटोलॉजी से है। मानव सौंदर्य का संबंध किससे होगा? मतलब ये कह सकते हैं यकृत के बारे में जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हेपेटोलॉजी में करते हैं, हेपेटोलॉजी में करते हैं। तो मानव सौंदर्य का अध्ययन किसमें करेंगे? ये भी एक अच्छा प्रश्न है, नया होगा। तो बताइए कितने लोग बता सकते हैं कि मानव सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? कितने लोगों को पता है मानव सौंदर्य का अध्ययन, मानव की खूबसूरती का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव खूबसूरती का अध्ययन करते हैं कैलोलॉजी में। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये नया प्रश्न है, पेपर में फिर से छप सकता है। मानव सौंदर्य का अध्ययन हम लोग कैलोलॉजी में करते हैं। और जितने भी लॉजी हैं इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इनके आगे लिख लीजिएगा कि इन लॉजी में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला फिर एक और प्रश्न। क्या कहा कि 16 का संबंध है 152 से और 14 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। फिर कहा 18 इज रिलेटेड टू 189। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि 16 से ये 152 कैसे बना और 18 से 189 कैसे बना। वैसे ही आप बताओगे कि 14 से यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले आप बताओ कि इसमें क्या लगाया जाए ऐसा कि आंसर बन जाए। 152, 16 से हमें 152 बनाना है। कौन सा ऐसा रूल लगाया जाए जो रूल लगा के आप यहाँ 16 से 152 बनाओगे, जो रूल लगा के यहाँ 18 से 189 बनाओगे, सेम वही रूल लगा के यहाँ पे 14 से आपको वैल्यू बनाना है। बताइए जल्दी से क्या। अच्छा समझिए, ये कर सकते हैं कि 16 में 3 ऐड कर दें और 16 का आधा इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 152 हो जाएगा।
फिर इसी चीज़ को यहाँ पे समझिए, क्या करें, 18 में 3 जोड़ दें और इसमें 18 का आधा जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 189 बन जाएगा, बन जाएगा। सेम वही रूल इसमें लगाना है, क्या करना है, 14 में 3 ऐड करना है और 14 का आधा इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये 14 और 3 17 और ये कटेगा 7 का मल्टीप्लाई करोगे 7 सते 49 का 9, 7 एक 9 7 4 11, कितना आएगा 119। ये भी अच्छा प्रश्न है, एक नया मेथड। इस बार सीजीएल में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाएगा। सीजीएल जो 2022 का पेपर होना है दिसंबर में, जीडी में जो पेपर होना है वो ऐसे ही प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ अलग से अपनी तरफ से जोड़ के फिर क्वेश्चंस करना होगा। सादृश्यता एनोलॉजी में कुछ ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन इस बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं पेपर में, तो इस बार ऐसे प्रश्नों को रिपीट करेगा पेपर और आप इन क्वेश्चंस पे अच्छे से पकड़ बनाइएगा, क्योंकि इन प्रश्नों में हमें जब भी प्रश्न में कुछ अलग से जोड़ना पड़ता है, कुछ अलग से घटाना पड़ता है, तब हमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर वो संख्या का स्क्वायर हो, संख्या के क्यूब में कुछ करके संख्या जोड़ी जाए, संख्या के स्क्वायर में कोई संख्या जोड़ी जाए, संख्या का मल्टीप्लाई करके कुछ किया जाए, तब तो प्रश्न आसान होता है लगाना। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है तो प्रश्न कठिन हो जाता है जब हमें अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड करना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। ठीक है, इसके बाद यही आएगा, ये एक सेट आपको दे देता है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। तो ये आपको एक सेट दिया गया है और ये इसके ऑप्शन है A, B, C, D। तो सेट में जैसे आपको दिया गया है 23, 10, 507। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 23 और 10 और 507 में रिलेशन क्या है। जो रिलेशन यहाँ पे लगा के, अगर आप कोई अच्छा रिलेशन बनाते हो, कोई अच्छा रूल लगा के, कोई नियम लगा के यहाँ पे वैल्यू निकालते हो, तो सेम वही रूल, सेम वही मेथड इन ऑप्शन में लगना चाहिए। जिस ऑप्शन में सेम वही मेथड लग के आपकी वैल्यू सही सही आएगी, वही आंसर सही होगा। जैसे अगर यहाँ पे आप रूल लगाओ 23 और 10 में ऐसा नियम लगाओ कि 507 बन जाए, तो यहाँ पे भी आगे की 2 वैल्यू में ऐसा नियम लगाया जाएगा कि लास्ट वाली वैल्यू निकल आए, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू जब बड़ी है तो आगे वाली 2 वैल्यू में ही कुछ गेम होगा। तो वो गेम क्या होगा, इस चीज़ को आपको सीखना होगा। बताइए जल्दी से भैया क्या होगा। क्या बता दिया जाए, चलिए क्या गेम है देखिएगा। सबसे पहले आप 23 से 10 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 13। हमने पहली और दूसरी संख्या को माइनस किया, 23 से 10 माइनस किया 13। फिर हमने क्या कहा 13 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 169। फिर 169 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 507। समझ गए क्या किया गया, पहले आगे वाली दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं को पहले हमने माइनस किया, माइनस करने पे कितना आया 13। फिर 13 का स्क्वायर कर दिया 169, 169 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 507। देखिए तीसरा नंबर मिला 507। सेम यही रूल लगा के अब आपको आंसर बनाना है कि इसी रूल से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो आइए आंसर चेक करते हैं। 26, 12, 14 नहीं होगा, 27, 15, 12 इसका 144 नहीं होगा, 21, 18, 3 नहीं होगा, 28, 13 यही होगा। ये चेक करिएगा 28, 13, 675। इस वाले को चेक करिएगा जरा से। 28 से 13 माइनस करिएगा, 28 से 13 माइनस करोगे आएगा 15 और 15 का स्क्वायर होगा 225। 225 में क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई करना है और हो जाएगा 675। मतलब आंसर यही सही होगा। हमने बोला कि ऐसे प्रश्नों में इस सेट में जो नियम लगा के आप आंसर बनाओगे वही सेम नियम इन चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं लगेगा जरूर। जिस ऑप्शन में सेम रूल लगेगा, जिस ऑप्शन में सेम रूल लगेगा वही आंसर बनेगा। ठीक, चलो
आइए अगला सीरीज का प्रश्न है। सीरीज चलो जल्दी से आप लोग सॉल्व करो पहले कि इस सीरीज में क्या आंसर बनेगा। 3, 13, 61, 241, 721, 1441 क्वेश्चन मार्क। हमने तो 1441 और ऑप्शन में भी 1441 देखा, मेरा दिमाग यही जाएगा कि आंसर यही होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू दोबारा रिपीट हुई है ऑप्शन की सीरीज में तो आंसर ज़्यादा से ज़्यादा बनने के चांस उसी के होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये रूल पता होना चाहिए कि वो आंसर बनेगा कैसे ना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो आंसर कैसे बनेगा। जल्दी से सॉल्व करो ये सीरीज को आप लोग और बताओ कैसे आंसर बनेगा। नहीं लग रही? इतनी आसानी से नहीं लगेगी बाबू, मेहनत करना पड़ेगा। बताया जाए? चलो समझो। अगर हम ये कह दें कि यहाँ से 13 कैसे बना, 13 से 61 कैसे बना, 61 से 241 कैसे बना, 241 से 721 कैसे बना, 721 से 1441 कैसे बनेगा, इस आंसर पे हमें काम करना है ना। चलिए देखिएगा, अगर हम 3 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें और -5 कर दें तो 13 आएगा। अगर हम 13 में फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 माइनस कर दें, 61 आएगा। 61 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 माइनस कर दें, 241 आएगा। 241 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस कर दें, 721 आएगा। 721 में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दें, 1441 आएगा। तो 1441 में 1 का मल्टीप्लाई करके -0 करना होगा तो 1441 ही आएगा। अब आप समझिएगा क्या हुआ। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सीरीज में कभी भी बीच में डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। जो भी रूल लगना चाहिए वो रेगुलर लगना चाहिए, वो कंटिन्यू लगना ही चाहिए। जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब क्या हुआ, ऊपर से हमने बड़े नंबर से स्टार्ट किया और नीचे तक घटते हुए गए हैं, लेकिन बीच में ये नहीं हुआ कि 6, 5 फिर 3 फिर 1 फिर 2, ऐसा नहीं। रेगुलर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक सीरीज चलनी चाहिए। जो भी रूल आप लगाओ तो एक सीरीज चलनी चाहिए और सीरीज के साथ आपके जो आंसर हैं वो आने चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? 1441। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न। ये सीजीएल टियर 1 के पेपर के आए हुए प्रश्नों की हम लोग क्लास कर रहे हैं जो 2021 के पेपर में पूछे गए हैं और 2022 में होने वाले बहुत सारे पेपर में ऐसे प्रश्न अब पूछे जाएंगे जो अच्छे लेवल, क्योंकि सीजीएल का लेवल बढ़ना फिक्स है। क्योंकि सीजीएल मेंस तक हम लोग मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं, सीजीएल मेंस तक हम लोग मैथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो लेवल हाई होगा, क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा रीजनिंग का भी। तो रीजनिंग भी आपके लिए मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। हमें अच्छे लेवल की रीजनिंग पढ़नी ही होगी। नॉर्मल लेवल की रीजनिंग से हमारा काम होने वाला नहीं है। एसएससी जीडी को भी टारगेट करो, सीजीएल को टारगेट करो, सीएचएसएल को टारगेट करो, एमटीएस टारगेट करो, स्टेनोग्राफर टारगेट करो, वीडियो की रीजनिंग को टारगेट करो, यूपीपी की रीजनिंग को टारगेट करो। सारी रीजनिंग को हम लोग एक साथ टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो लेवल हाई होगा। और अगर इस लेवल पर तैयारी करके जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि हमें इतनी प्रॉब्लम आएगी पेपर में। ठीक, अच्छा लेवल का प्रश्न था सीजीएल 2021 के पेपर में। अगला साइंस को ये लिखते हैं, फिजिक्स को क्या लिखेंगे? अच्छा चलो देखते हैं साइंस को क्या लिखते हैं। इन्होंने कहा SCIENCE, साइंस को क्या लिखते हैं? GFRVMFU। तो फिजिक्स को क्या लिखेंगे? फिजिक्स को क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप इसमें नंबरिंग करिएगा। ये 19 पे, ये 3 पे, ये 9 पे, ये 5 पे, ये 14 पे, ये 3 पे, ये 5 पे। ये बिल्कुल रटे होने चाहिए, आपको जीभ पे आपके होने चाहिए, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपके जीभ पे रटे होने चाहिए। बिल्कुल जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखें तो आप नंबर अपने मन से लिखो। वहाँ पे समय नहीं होता कि आप देख के लिखो या कोई ट्रिक से याद करो, बिल्कुल जीभ पे रट जाने चाहिए। इतने क्वेश्चंस लगाइए, नंबर लिखते लिखते खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक,
तो आपको वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप जीभ पे रट लेना सब इनको। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, क्या किया गया है, क्या, अच्छा देखिए 19 में 2 जोड़ा गया, 19 2 21, 3 में 3 जोड़ा गया, 3 3 6, 9 में 4 जोड़ा गया 13, फिर क्या किया गया, 5 में 2 जोड़ा गया 7, 3 में 3 जोड़ा गया 6, 14 में 4 जोड़ा गया 8, और ये इसका बीच वाला अपोजिट है। तो सबसे पहले आप ये बीच वाले पे आइएगा, और बीच वाला क्या है, इसका अपोजिट है। तो ये होता है 19 पे, 19 का अपोजिट होगा 8, 8 पे क्या होता है h। तो आंसर में बीच में h कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आंसर कटा। अपोजिट का योग हमेशा 27 होगा। अब समझिएगा, ये 16 पे, ये 8 पे, ये 25 पे क्या है, 16 में इसमें 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, ठीक। तो इसमें 2 जोड़ा गया, 16 2 18, 8 3 11, 11 का मतलब के, फिर 25 4 29, 29 का मतलब सी। अब आइएगा यहाँ पे, इधर कितना जोड़ा गया 2, तो ये 19 पे, ये 3 पे, ये 9 पे, 19 में 2 जोड़ोगे 21, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 9 में 3 जोड़ोगे 4 जोड़ोगे 9 4 13, 13 पे m। देखो कोई है ऑप्शन में, UFM HCKR, UFM HCKR मिल गया। बताइए कोई डाउट है? अच्छा प्रश्न, CGL Tier 1 में अच्छे प्रश्नों का ही, जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो प्रश्न अच्छे हैं, उन्हीं को सॉल्व कराया जा रहा है। मतलब ये मत सोचिएगा सर जी बहुत हार्ड क्लास है। जो प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, जो पेपर में हम लोग छोड़ देते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों की क्लास आज सॉल्व करा रहे हैं। उन्हीं प्रश्न को रोज सॉल्व कराएंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपके जो पेपर में अच्छे प्रश्न छूट जाते हैं, जो हमारे नंबर कम करा देते हैं। मतलब रीजनिंग में अगर 3 प्रश्न भी पेपर में छूट गए ना, तो 6 नंबर कम हो जाते हैं। और रीजनिंग जो होता है हमें फ्री के नंबर देता है, तो हमें एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। जो हार्ड लेवल के प्रश्न आपके छूटते हैं, हम उन एक एक प्रश्न को आपको सॉल्व करा देंगे। कोई भी प्रश्न अब आपका छूटेगा नहीं। चलिए अगला देखिए, ये भी एक शानदार प्रश्न है, CGL Tier 1 2021। बताइए कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? ये मैट्रिक्स का प्रश्न है, बताइए जल्दी से। बताया ये भी, अरे कुछ तो मेहनत करो यार। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैट्रिक्स बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन CGL Tier 1 जैसी मैट्रिक्स नहीं पढ़े होंगे। आज हम आपको 3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन अभी दिखाते हैं CGL Tier 1 2021 के। आप कहोगे सर इस लेवल के प्रश्न आते हैं CGL Tier 1 में, विश्वास ही नहीं होता। समझिएगा इन्होंने क्या किया है, इस प्रश्न को कैसे लगाओगे, ये बड़ी बात है। मतलब सबसे पहले तो आप ये समझोगे कि इनसे इस वाले में 5 6 7 में ऐसा क्या किया जाए कि 384 बन जाए, 4 5 6 में ऐसा क्या किया जाए कि 245 बन जाए, 3 4 5 में ऐसा क्या किया जाए कि क्वेश्चन मार्क वाला नंबर आ जाए। तो सबसे पहले आप इन तीनों में जो रूल लगा के 384 बनाओगे, वही रूल इन तीनों में लगा के आंसर निकालोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आइए देखते हैं इसको फिर क्या किया जा सकता है। देखिए ये कर दिया जाए 343, 7 का क्यूब और 6 3 18, 18 5 23, हाँ ये हो सकता है, 36 5 41, हाँ यही होगा। ये कर दिया जाए कि 5 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 3, मतलब 5 की पावर 1, 6 की पावर 2, 7 की पावर 3। 5 की पावर 1 मतलब 5, 6 की पावर 2 मतलब 36, 7 की पावर 2 मतलब 343। और इन सबको जब ऐड करोगे तो ये 384 बनेगा। देखिए क्या बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
बहुत ही शानदार। क्या किया गया, 5 की पावर 1 मतलब 5, 6 की पावर 2 मतलब 36, 7 की पावर 3 मतलब 343, और सबको जब ऐड किया तो क्या बना 384। इसी चीज को चेक करो दूसरे वाले में, क्या यही बन रहा है, 4 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3, 4 की पावर 1 4, 5 की पावर 2 25, 6 की पावर 3 216, सबको जोड़ो देखो 245 बनेगा, बिल्कुल बनेगा 245। मेन नियम अब यही आप इसमें लगाओ, 3 की पावर n, 4 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 1 मतलब 3, 4 की पावर 2 मतलब 16, 5 की पावर 3 मतलब 125, और इन सबको ऐड कर दो। 16 3 19, 19 इसमें जोड़ो, 9 1 10 4 14 4 80 लगाए, 2 1 3 1 4, आंसर क्या बनेगा 144। बहुत ही अच्छा प्रश्न है CGL टियर 1 का, 144, बहुत ही खतरनाक। समझ गए सभी लोग, सिर्फ नंबर की पावर बनाया गया और आंसर बनाया गया उसके बाद। शानदार प्रश्न है। CGL टियर 1 2021 और CGL टियर 2 2022 के भी हाल कुछ ऐसे ही होंगे। आपके जो 2-4 प्रश्न छूटते हैं वो ऐसे ही प्रश्न छूटते हैं। इस बार ऐसा टारगेट करना है कि ऐसे प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, 25 में 25 रीजनिंग करनी है और 30 में 30 रीजनिंग मेंस में करनी है। अभी से अगर हम लोग पूरे टारगेट पे काम करेंगे, अच्छे लेवल के प्रश्नों पे काम करेंगे, तो 100% मैं कहता हूं कि आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं। अगला लेते हैं मैट्रिक्स का। देखिएगा अगला मैट्रिक्स, देखिएगा कैसा प्रश्न है। ये देखिए, ये भी CGL टियर 1 में पूछी गई। इसको बताइए कितने लोग बता पाएंगे जल्दी से। ये भी एक शानदार मैट्रिक्स का प्रश्न है, बताओ कितने लोग देखते बता पाएंगे इसको। बताया जाए, ये भी सब हम ही बताएंगे तो तुम क्या बताओगे, जल्दी से बताओ यार, कुछ तुम भी तो बता लो। हमको तो बताना ही बताना है, पहले तुम अपना दिमाग लगा लो, फिर हम बताते हैं। नहीं आया, चलो बता देते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, आपको ऐसा रूल लगाना है कि यहाँ पे वो वैल्यू आनी चाहिए। बहुत ही अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट यूनिक प्रश्न, मतलब ये दोनों चीज़ है, इम्पॉर्टेंट भी है और बिल्कुल अलग भी है। आज तक ऐसे प्रश्न हमें नहीं लगता कि आपने पढ़ा होगा। आशा और उम्मीद पूरी है कि ऐसा प्रश्न आपने नहीं पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले आप इन सभी वैल्यू को ऐड करो, 14, 11, 16। जब आप इसको ऐड करते हो, 4 1 5 6 5 11 3 1 4, 41 आता है। और 41 में जब 4 + 1 को ऐड करते हो तो क्या आता है, 5 आता है। देखिए कितना शानदार प्रश्न। सबसे पहले क्या करना है, इन वैल्यू को, तीनों वैल्यू को ऐड करना है। इन तीनों वैल्यू को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, उस नंबर के दोनों अंकों को ऐड कर देना है। तो 4 और 1 5, देखिए 5 लिखा हुआ है। यही चीज देखिए क्या दूसरी वाली लाइन में काम हो रहा है। 13, 9 और 15, 13 9 15 कितना होगा भैया, 15 5 20, 20 4 24, 24 और 13 37, 37। और 37 को जब 3 + 7 करोगे तो 7 3 10, 7 3 10 आएगा। ये भी मतलब जो रूल हम लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है कि इन सभी को जोड़ने पर, इन सभी को जोड़ने पर एक जो अंक आए, जो एक अंक आए उसका जब सम किया जाए तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बाबू अगर यहाँ पे 7 रख दिया जाए, 7, तो 7 + 6 + 4 कितना होगा, 17। और 17 का योग क्या होगा, 7 1 8, मतलब आंसर आपका बन जाएगा 7। बताओ कोई डाउट है।
सभी नंबर को पहले इन तीनों नंबर को ऐड किए, ऐड करने के बाद 41 आया, 41 को फिर से ऐड कर दो 415, इन तीनों नंबर को ऐड किए 37 आया, 37 को ऐड कर दिए, क्या आ गया 10। फिर इन्हीं तीनों नंबर को जब आप ऐड करोगे, यहाँ पे 7 रख के पुट करके हमने ऐड किया तो 17 आया, और 17 को ऐड किया तो 8 आया, तो वहाँ पे क्या रखा जाएगा 7 रखा जाएगा। बताओ, देखा सीजीएल टीयर 1, खतरनाक प्रश्न ना। तो जीडी वाले बच्चे, वीडियो वाले बच्चे जिनको वीडियो का पेपर देना है, स्टेनोग्राफर जिनका पेपर देना है, सीजीएल का पेपर देना है, एमटीएस का पेपर देना है, सीजीएल टीयर 1 और सीजीएल टीयर 2 देना है, सीएचएसएल देना है, सीपीओ देना है, वे सभी बच्चे ऐसी रीजनिंग के ऊपर जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि अब रीजनिंग एसएससी ने भी लेवल बढ़ा दिया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है, खतरनाक। मतलब आप जब 25 प्रश्न सीजीएल टीयर 1 में आप करने जाओगे पेपर में, तो 25 में आपको 3 प्रश्न जरूर अच्छे लेवल के मिलेंगे, 3 से 4 प्रश्न। वो प्रश्न ऐसे ही होंगे, इन्हीं प्रश्नों को कठिन किया जा सकता है, मैट्रिक्स को कठिन किया जा सकता है, एनालॉजी को कठिन किया जा सकता है, सीरीज को कठिन किया जा सकता है। मतलब जो मेन चैप्टर है उन्हीं के प्रश्न को हार्ड किया जा सकता है और किसी प्रश्न को हार्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अच्छी पकड़ चाहिए, जिनके ऊपर देखो अभी तक हम जितने प्रश्न दिखा रहे हैं जिन पे माइंड खर्च होता वही प्रश्न कठिन किए गए हैं ना, और कोई प्रश्न नहीं कठिन किया गया। अब जैसे ऐसे प्रश्न हैं, ये देखिए एनालॉजी का कितना शानदार प्रश्न है, देखिए जरा से आप बताइए कितने लोग बता सकते हैं इसको। ये भी सीजीएल टीयर 1 है। हमने बोला एनालॉजी को कठिन कर सकते हैं, बिल्कुल कठिन कर सकते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को बताइए, जल्दी से समझिए क्या कर रहा है, फिर बताइए हमको, हम भी देखें आज कितने लोग लगा पा रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। रीजनिंग के ऊपर भी अच्छी फोकस रखनी होगी, अब हमें मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी तैयार करनी होगी अच्छे लेवल की। शानदार प्रश्न का कलेक्शन पढ़ना होगा, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा सभी बच्चों को। देखिए अब इसमें कहा 298 को 149 लिखते हैं, तो 473 को क्या लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों का माइंड जाता है, अगर सर जी 298 को आधा कर दें तो 149 बनेगा। तो 477 को जब आधा करोगे तो 73 में कहीं पे हाफ है, आंसर में है ही नहीं हाफ। अब क्या किया गया, अब तो बहुत समस्या। अब बच्चे का दिमाग जाएगा कि सर जी कुछ और किया जाए, क्या किया जाए तुम ही बता दो। आपको ये बताना है 298 से 149 कैसे बना। जो रूल लगा के ये 149 बना है, सेम वही रूल लगा के यहाँ पे ये वाला बनेगा। क्या लगाएगा रूल, देखिए 298 से 149 कैसे बना, जो रूल लगा के बना होगा वही रूल आप 473 में लगाओगे। तो यहाँ पे ये इसको वैल्यू कैसे बनी इस बात को समझिएगा। ये 298 है तो 2 का स्क्वायर करो क्या आएगा 4, 9 का स्क्वायर करो क्या आएगा 81, 8 का स्क्वायर करो क्या आएगा 64, और इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दो तो 149 आएगा। मतलब 2 का स्क्वायर किया गया, 9 का स्क्वायर किया गया, 8 का स्क्वायर किया गया, उसके बाद इन सभी नंबर को सम किया गया तो क्या आ गया 149 आ गया। सेम वही रूल यहाँ पे लगाओ, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 3 का स्क्वायर करोगे 9। सबको ऐड करो, 9 9 18 6 24 का 4 हाथ से लगेगा 2, 4 2 6 1 7, कितना आंसर आएगा 74। बताइए आज तक ऐसा प्रश्न पढ़ा, क्या किया गया है, इन नंबर जो आगे वाले 3 नंबर हैं उन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके ऐड किया गया, उससे इस वाली संख्या को फाइंड आउट किया गया। वही सेम नियम इसमें लगा के इस वाले नंबर को फाइंड आउट करेंगे। कभी पढ़ा आज तक ऐसा प्रश्न? नहीं पढ़ा। अब जितनी भी रीजनिंग क्लासेस आने वाली होंगी वो खतरनाक क्वेश्चंस की होंगी, बिल्कुल शानदार लेवल पे, एक से बढ़ के एक प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिलने वाला है। जो क्लासेस आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, जो प्रश्न आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। जो प्रश्न आज तक आप छोड़ते आए हो पेपर में, अब उन्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे रूल को लिखते जाओ। अब पेपर के प्रश्नों में कुछ भी हो सकता है, इसी प्रश्न को अब वो क्यूब के ऊपर आगे बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, या पावर 1 करके बना सकते हैं। पावर 1 पे तो बनते आया है आज तक,
ऐसे जैसे क्या बना देते थे कि 87 का संबंध जो है वो 15 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा? तो आप क्या कहते थे सर जी 8 + 7, अगर 8 और 7 को जोड़ दिया जाए तो 15 आएगा, 6 और 4 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 10 आएगा, मतलब 8 की पावर 1 मतलब 8 और 7 की पावर 1 का मतलब 7, और दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 15। वैसे 6 की पावर 1 मतलब 6, 4 की पावर 1 मतलब 4, दोनों को जोड़ दिए 10। अब उन्होंने क्या किया 2 की पावर 2, 9 की पावर 2, 8 की पावर 2, मतलब सबका सारी संख्याओं का स्क्वायर करके ऐड किया। अब आने वाले पेपर में वो क्यूब के ऊपर प्रश्न बना सकते हैं, संख्या का क्यूब करके ऐड करके लिख देंगे। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं जैसे क्या, अब उन्होंने लिख दिया 1 2 3, 3 त्रिका 9 3 27, 8 35 1 36, और पूछ लिया आपसे 4 5 6, तो क्या यहाँ पे क्या किया 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, इन सब का सम आएगा 36 आएगा। सेम रूल वहाँ पे लगाओगे, फिर 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, सबका सम करके यहाँ बता दोगे क्या आंसर आएगा। मतलब पावर 1 पे बहुत पहले पूछा जाता था, अब पावर 2 पे आया है, आने वाले पेपर में पावर 3 पे आएगा, नो डाउट आएगा जरूर। ठीक है, अगर हमने कह दिया तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा क्यूब वाला, आप निश्चिंत रहिए, किसी ना किसी पेपर में जरूर मिलेगा। चलिए अगला कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध बोन्स से है। मतलब ये वाली जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है ये बोन्स में होती है, हड्डियों में होती है। तो विटिलिगो इज रिलेटेड टू, ये विटिलिगो बीमारी कौन सी है, ये कहाँ पे होती है? पहली बार सुन रहे होगे ना कि सर जी विटिलिगो कौन सी बीमारी है। अब बहुत लोगों का माइंड जा रहा होगा कि सर जी ब्रेन में लगा दें क्या विटिलिगो, ना बेटा, विटिलिगो बीमारी जो है वो स्किन से संबंधित है। जो सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, मुझे लगता है उसी बीमारी को विटिलिगो कहते हैं। जैसे डॉक्टर से क्लियर करिएगा आप कि सर ये विटिलिगो बीमारी कौन सी है। ऑस्टियोपोरोसिस तो बोन्स में होती है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, गठियाबाई कह सकते हो, ऐसा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो विटिलिगो जो है वो स्किन से संबंधित है, इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो दाग पड़ते हैं उसी बीमारी को विटिलिगो कहते हैं। आप जरा से चेक कर लेना कि हाँ ये सच है या झूठ है, क्या इसी बीमारी को विटिलिगो कहते हैं। लेकिन ये बीमारी जो है स्किन से रिलेटेड है और सीजीएल टियर 1 में पूछा गया है, इसलिए मैंने सॉल्व करा दिया, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है विटिलिगो से, इसलिए मैंने करा दिया। चलिए ये वाला प्रश्न बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए, समय बहुत कम है, क्लास बहुत लंबी हो रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा देर पढ़ाया जाए, 40 45 50 मिनट में 10-15 क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हैं हम लोग, वैसे 12-13 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। जल्दी बताओ इसमें क्या लगाया गया, 2347 से 1156 कैसे बनेगा? 2347 से 1156 कैसे बनेगा? बाबू जो 1156 है ये 34 का स्क्वायर है, थोड़ा स्क्वायर पे फोकस किया करो। तो ये 252 किसी का स्क्वायर है, 189 800, आंसर तो यही बनना चाहिए क्योंकि 196 14 का स्क्वायर है। और जो लास्ट वाला तीसरा नंबर है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, वो 34 का स्क्वायर है, तो वहाँ पे 196 14 का स्क्वायर है। लेकिन अब ये 34 आएगा कहाँ से? सबसे पहली बात आंसर तो आ गया, लेकिन अब आप कहोगे सर ये 34 आप लेके कहाँ से आए हो? बात बिल्कुल सही है, 34 आया कहाँ से इसके ऊपर मुझे जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेपर के समय तो हमें तुरंत माइंड को काम कराना है। सबसे पहले आप फोकस क्या करो, कोई नंबर किसी का स्क्वायर तो नहीं, अगर स्क्वायर है तो ऑप्शन में भी स्क्वायर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे देखा कि 34 का स्क्वायर है, मैं ऑप्शन में गया, स्क्वायर के ऊपर फोकस किया और यहाँ पे 196 14 का स्क्वायर होता, मतलब आंसर यही बनेगा। रूल पता हो या ना पता हो, आंसर इसको कोई भी काट नहीं सकता ना। चलो अब समझो इसमें रूल क्या लगेगा, आइए बताते हैं। देखिए 23 है, 23 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 47 है, 47 का मल्टीप्लाई करो 7 चौको 28, 28 और 6 को जोड़ो कितना आएगा 34, और यही 34 लिखा हुआ है। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके सम किया गया तो वो 34 बना।
2 तिहाई 6, 7 चौको 28, 28 6 34, और 34 का स्क्वायर 1156 है। देखिए वो रूल यहाँ पे लग रहा है या नहीं लग रहा, 14, 25, 196, 196 14 का स्क्वायर होता है, तो ये 14 का मल्टीप्लाई 4, 25 का मल्टीप्लाई कितना 10, और दोनों का सम क्या होगा 14, और देखिए 14 लिखा हुआ है, मीन्स ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। बताओ कोई डाउट है? बहुत ही लाजवाब क्लास है आज की, बिल्कुल नए प्रश्न, बिल्कुल यूनिक प्रश्न, बिल्कुल डिफरेंट प्रश्न आप पढ़ रहे होगे। आज तक ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन आपको नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला? आप इसका रीज़न जानते हो? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो। ऐसे प्रश्न आप जरूर छोड़ो। लोग कहते हैं कि 4 प्रश्न छोड़ने के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ 4 प्रश्न ही करने के लिए आते हैं। 20 प्रश्न तो वो सभी करते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, जो नौकरी पाते हैं। जो 4 प्रश्न छोड़ने के लिए आते हैं वो वही करते हैं जिनको नौकरी मिलती है, जिनको जॉब मिलती है। वो ऐसे प्रश्न अगर आप छोड़ दोगे तो आप जॉब से बाहर ही रहोगे। लोगों के कहने पे मत जाओ बेटा। लोग आसानी से कह देते हैं कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे, 5 प्रश्न छोड़ने के लिए आते हैं, 20 ही करने के लिए आते हैं। तो मैं कहता हूँ वो 20 प्रश्न वही करते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, और ये 5 प्रश्न वही बच्चे करते हैं जिनको जॉब मिलती है। 20 + 5 25, मतलब जो 20 प्रश्न है वो तो सभी करेंगे, वो तो सबके लिए आया है पेपर में। जो 5 यूनिक प्रश्न है वो 5 यूनिक वही होगा जो जॉब पाएगा, वही 5 इन प्रश्नों को करेगा। ऐसे प्रश्नों को सबके बस की बात नहीं, मैं खुद कहता हूँ कि सभी लोग कर लेंगे तब तो फिर कल्याण ही हो जाएगा भारत का। ये प्रश्न वही करेंगे जिनको नौकरी मिलेगी। हम उनको पढ़ा रहे हैं जिनको जॉब पानी है, उनको नहीं पढ़ा रहे हैं जिनको नहीं पानी है। वो अपना आराम से नॉर्मल लेवल पढ़ते रहें कहीं से भी। बहुत लोग पढ़ा रहे हैं नॉर्मल लेवल पर रीजनिंग, अब वहाँ से पढ़ो सीखो सब। हम उनको पढ़ा रहे हैं जिन्हें 22 का टारगेट है, CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC, GD, UPP, UPSI वीडियो, उनके टारगेट को पढ़ा रहे हैं, उनको सिलेक्शन कराना है, उनके लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। समझ गए? आओ अगला प्रश्न। अगर नॉर्मल प्रश्न पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? बताइए। इग्लू का संबंध बर्फ से है। अब इग्लू तो पढ़ने में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सर जी इग्लू तो हमने बहुत बार पढ़ा है ज्योग्राफी में। इग्लू जो है बर्फ से बनता है, रहने के लिए होता है। बर्फ से इग्लू का निर्माण होता है, बर्फ से इग्लू का निर्माण होता है। इसमें जानवर लोग रहते हैं, इसको मान भी बोल सकते हैं। तो बर्फ से जो बनता है उसको इग्लू बोलते हैं। तो मार्की भी किसी के रहने का स्थान है। ये बनता किससे है? अब कैनवास, रेशम, बकरम, साटन। बच्चा कंफ्यूज कि सर किस पे जाए? साटन तो मुझे पता ही नहीं सर जी क्या होता है। बकरम पता है क्योंकि ये शर्ट की कॉलर में लगता है, जिसको टाइट करने के लिए शर्ट की कॉलर में लगाया जाता है, उसको बकरम ही बोलते हैं। तो बकरम से तो मार्की नहीं बन सकता क्योंकि ये रहने का प्लेस है, तो ये भी किसी ना किसी के रहने का ही प्लेस है। रेशम धागा है, ये भी नहीं हो सकता। कैनवास क्या होता है? कैनवास बेटा जो तिरपाल होती है उसको हम लोग कैनवास बोलते हैं। और जितने भी लोग देखो रोडों पे रहते हैं या कह सकते हैं उनको झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो अस्थायी तरीके से रहते हैं, स्थायी तरीके से नहीं, अस्थायी, उनको जैसे बंजारा बोलते हैं। अस्थायी तरीके से जो लोग रहते हैं वो मार्की बना के रहते हैं। मार्की मतलब वो कैनवास से बनता है। कैनवास मतलब तिरपाल होता है। समझ गए? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, मार्की वाला। आंसर बनेगा कैनवास। जो बंजारा लोग होते हैं जिनका कोई स्थायी स्थान नहीं होता, अस्थायी प्लेस होता है, वो मार्की कहलाता है, वो कैनवास से बनता है। बात क्लियर हो गई? बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, इसीलिए इसको भी डाल दिए थे आपके लिए। नोट कर लीजिएगा ये सब, फिर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक प्रश्न आया है, इसमें आपको ऑड फाइंड आउट। भैया बहुत ही जल्दी लाइव क्लास होने वाली है हमारी आपके लिए, मतलब अब आप भी हमसे बात कर सकोगे, आप भी कमेंट करके अपने जवाब दे सकोगे। अच्छे अच्छे प्रश्नों पे गजब की प्रैक्टिस की जाएगी, खतरनाक प्रैक्टिस की जाएगी मैथ रीजनिंग की। मेरी सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है कि मैं प्रैक्टिस क्लास पे ही काम करूँगा, पढ़ाने पे काम नहीं। पढ़ाने वाले तो पूरे भारत के टीचर पढ़ा ही रहे हैं आपको ना कहीं से, तो आप पढ़ ही रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन 50 जगह पढ़, लेकिन प्रैक्टिस कराने वाला भी कोई होना चाहिए, कोई ये भी बताने वाला होना चाहिए कि CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC, GD, स्टेनोग्राफर, UPP, UPSI, कांस्टेबल, लेखपाल, ये सब पूछते क्या है आपसे वीडियो, ये सब कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना। तो प्रैक्टिस से हमें ये जरूर समझ में आएगा कि अच्छे लेवल के प्रश्न कभी भी छूटेंगे नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में फिर वो एक बैकअप चलेगा ना।
हाई लेवल के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका। इसमें से आपको बताना है बेजोड़ युग्म, मतलब एक ऐसा शब्द जो डिफरेंट है, असंगत है। इन चारों में एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, बिल्कुल इन चारों में कोई एक ऐसा होगा जो अलग रूल फाइंड आउट करता होगा, जो बिल्कुल डिफरेंट होगा। बताइए बेटा कितने लोग बता सकते हैं इसको, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। बताओ जल्दी से। नहीं, चलो देखो यहां पे ए लिखा है, ए ये एक पे होता है, ये एक पे होता है। फिर लिखा CI, ये 3 पे होता है, ये 9 पे लिखा हो। फिर होता BF, ये 2 पे होता है और ये 6 पे होता है। फिर लिखा EY, EY, ये 5 पे होता है, ये 25 पे होता है। मेरा तो दिमाग जैसे ही हमने नंबर पुट किया, मेरा दिमाग काम कर गया। क्या काम किया? ए और ए, 1 का स्क्वायर बराबर 1। अगर इस नंबर का स्क्वायर किया जाए तो ये वाला नंबर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आइए, 3 का स्क्वायर बराबर 9। देखो पहले वाले का स्क्वायर किया तो दूसरा वाला नंबर आ गया। यहाँ पे आइए, 5 का स्क्वायर बराबर 25। पहले वाले नंबर का स्क्वायर किया तो दूसरा वाला आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर बराबर 4, मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए था, आया क्या है 6, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पे कितना आना चाहिए था 4 और आया कितना है 6। चलो ये गलत हो गया ना, समझ गए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न एक अब आपको दे देते हैं और इसके बाद हमारी आपकी मुलाकात कल होगी कुछ खास प्रश्नों के साथ। इस प्रश्न में आपको डिफरेंट बताना है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। आशा, उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दोगे। बिल्कुल एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो डिफरेंट होगा, असंगत होगा। एक ऐसा होगा जो अलग रूल फॉलो कर रहा होगा। 3 जो होंगे सेम रूल फॉलो कर रहे होंगे। एक जो होगा वो डिफरेंट रूल फॉलो कर रहा होगा। तो सभी लोग मेहनत करते रहो और आपको सफलता निश्चित दिलाई जाएगी। आप भी हमारे साथ लगे रहो मेहनत के साथ। क्लास को लाइक ज़रूर कर दो, अगर क्लास अच्छी लगी हो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए 4 शब्द कह देते हैं, सुनिएगा। सपनों को अपने सांसों में रखो, सपनों को अपने सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। एक जीत आपकी ही होगी, एक जीत आपकी होगी। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। एक लक्ष्य निश्चित कर लो, उसको हमेशा रात दिन सोते जागते जब भी कहीं बैठो बस वो लक्ष्य ही याद आए कि हमें यही हासिल करना है, फिर आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस क्लास बेहतरीन प्रश्नों की रोज शाम को 9 बजे रीजनिंग की, सुबह 8 बजे मैथ की पर डे आप ज्वाइन जरूर करो, मज़ा बहुत आएगा पढ़ाई में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।